छठा भाग स्टोरीज हाउस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मोहनी गुप्ता। रोचक उपन्यासों की श्रृंखला में आजकल मैं आपको डॉक्टर राजीव गुप्ता जी का लिखा एक नया उपन्यास सुना रही हूँ, जिसका नाम है नायक। आइए आज सुनते हैं नायक उपन्यास का छठा भाग। जिस दिन शंकर कानपुर से वापस रोशनपुर लौटकर आया था, वह सबसे पहले प्रभुदयाल सर से ही मिलने गया था, ये देखने के लिए कि उन्हें उसका पत्र मिला भी था कि नहीं, और अगर उन्हें पत्र मिला था तो उन्होंने इन 2 सालों में क्या किया। पर वहां जाकर तो वह ठगा सा रह गया। देखता क्या है कि प्रभुदयाल की बैठक कॉलेज के छात्रों से ठसाठस भरी है। लड़के वहां अपनी कॉपी किताबें लिए बैठे थे। सर उनको बड़े ही मनोयोग से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। उन्होंने तो अपने घर को एकदम से स्कूल ही बना रखा था। दूसरे कमरे में उनकी बहू प्रभा छात्रों को फिजिक्स पढ़ा रही थी। दोनों ही पढ़ाने में इतने तमन्ना थे कि उसका आना किसी ने भी नहीं जान पाया था। ये सब देखकर हठात उसका मन वितृष्णा से भर उठा। प्रभुदयाल सर तो कभी ऐसे नहीं थे। जिस व्यक्ति ने कॉलेज से रिटायर होने के बाद भी कॉलेज जाना बंद नहीं किया और वहां जाकर मुफ्त ही बच्चों को पढ़ाते रहे, वह क्या कभी इस तरह भी ट्यूशनबाजी करेंगे? उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। पर यह सब वह अपनी आंखों से देख रहा था तो भला विश्वास न करने का सवाल ही नहीं था। हाथ कंगन को आरसी क्या? उसने सोचा कि प्रभुदयाल सर इतने दिनों तक जो आदर्शवाद की इतनी ऊंची ऊंची बातें करते रहे, वह सब क्या एक छलावा ही था? वह सब क्या उनका प्रपंच मात्र ही था? आखिरकार उनकी भी पैसों के प्रति भूख जाग ही उठी। रिटायरमेंट होने के इतने दिनों बाद शायद उन्हें पैसों की अहमियत समझ में आई थी। अन्यमनस्क सा शंकर बैठक के दरवाजे पर खड़ा था। उसका मन हो रहा था कि वह सर से मिले बिना ही वहां से भाग जाए। उसने आज सर का एक नया ही रूप देखा था। वह एकाएक उनके सामने जाकर उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। वह अभी वहां से भागने की सोच ही रहा था कि हठात सर ने किसी छात्र से कोई प्रश्न पूछने के लिए अपना चेहरा घुमाया। दोनों की निगाहें अचानक ही मिल गईं। कौन कौन? शंकर। वहां कौन है दरवाजे पर? अब शंकर के पास भाग निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। हठात ही उसने सर के चेहरे को ध्यान से देखा। इतने ही दिनों में वे कितने बूढ़े हो गए थे। उन्हें इस घोर बुढ़ापे में भी कड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। क्या भतीजे बहू ने अपने यहाँ से उनका राशन पानी बंद कर दिया है? क्या आजकल ट्यूशन कर कर के ही वे अपना गुजारा कर रहे हैं? पर उनके चेहरे पर अब भी न जाने कैसा तेज था कि शंकर अभिभूत हो उठा। चश्मा लगाने पर ही सर शंकर को ठीक ठीक पहचान पाए थे। उसे देखकर खुशी से उनका चेहरा दमक उठा था। वे बड़े ही उत्साह से उसकी तरफ बांह फैलाए बढ़े और आकर उसे गले से लगा लिया। बोले, अरे शंकर, आओ आओ भाई, महीनों तक तुम कहाँ लापता रहे। आज तुमको अपनी आंखों के सामने पाकर मुझे कितना संतोष हो रहा है, यह मैं बता नहीं सकता। आज मैं एक अपराधबोध से मुक्त हो गया हूँ। आओ आओ आकर मेरे पास बैठो। कुछ अन्ना सा होकर शंकर उनके पास जाकर बैठ गया। वो कुछ कहना नहीं चाहता था पर फिर भी उसके मुख से न जाने कैसे निकल ही गया, लेकिन सर, मुझे आपको देखकर कतई खुशी नहीं हो रहा है। आप इस तरह से ट्यूशनबाजी करेंगे, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। आप तो हम सब छात्रों के आदर्श थे। उसकी बातें सुनकर प्रभुदयाल सर हंसने लगे। एक तरह से उसकी बातें सुनकर उन्हें अच्छा ही लगा। अगर वह यहाँ आकर यह कहता कि आप ट्यूशन पढ़ा कर सही कर रहे हैं सर, तब शायद उन्हें बहुत बुरा लगता। घोर निराशा भी होती। कुछ देर तक उसे निहारने के बाद वे बोले, तुम्हारा पत्र पाकर ही तो मुझे ये सब करना पड़ा, शंकर। मुझे लगा कि शायद सारा जीवन संघर्ष करके भी अभी तक मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया हूँ। मुझे अभी और तपस्या करनी होगी। मैंने अपनी सारी जवानी देश को स्वतंत्र कराने में होम कर दी थी, पर इसका कभी भी मैंने कोई अफसोस नहीं किया। मेरे लिए तो अपने देश पर मर मिटना बहुत ही गर्व की बात है।
अपने देश पर जब विपत्ति के काले बादल छाए थे तब हम लोगों को चिंता केवल इसी बात की थी कि कैसे अपना देश जल्द से जल्द आजाद हो। देश के अपने ही लोग जब देश की बागडोर संभालेंगे तो अपना ये देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। बस यही सपने लेकर हम जैसे कुछ दीवाने लोग आजादी की जंग में कूद पड़े थे। फिर जब देश स्वतंत्र हुआ तो लगा कि अब जंग खत्म हो गई है। पर मेरा ये सब सोचना सरासर गलत ही निकला। देश स्वतंत्र होने के बाद लोगों ने मुझसे पूछा था, प्रभुदयाल अब क्या करोगे? अब तो राजनीति में भाग लेकर देश की बागडोर संभालोगे। ऊंची कुर्सी पर बैठकर खूब धन दौलत कमाओगे ना। तुमने देश की जो इस तरह रात दिन सेवा की है ना, उसके बदले तुम्हें भी तो कुछ इनाम मिलेगा। तुम्हारे लिए यही स्वर्णिम मौका है कि खूब सोच समझकर कोई अच्छा सा पद हथिया लो। मंत्री बन गए तो कहना ही क्या, तुम्हारा आगे का जीवन सुधर जाएगा। शंकर अन्ना सा होकर उनकी बातें सुन रहा था। न जाने क्यों आज उसे उनकी कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही थी। सचमुच बेटा, मेरे सभी दोस्तों ने मुझे यही राय दी। नाते रिश्तेदारों ने भी मुझे यही सलाह दी। उस समय माहौल ही कुछ ऐसा था। सब लोग अपने अपने फायदे के लिए सोच रहे थे। उन सब की बातें सुनकर मेरा मन वितृष्णा से भर उठता। क्या हमने भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए इसीलिए संघर्ष किया था कि उसके बदले एमपी या एमएलए बने या मंत्री बनकर किसी मलाईदार सीट पर कुंडली मारकर बैठ जाएं? शंकर ने अनिच्छा से ही पूछा, फिर आपने क्या कहा, सर? उनकी बात आपने मान क्यों नहीं ली? प्रभुदयाल शायद शंकर की मनस्थिति अच्छी तरह समझ रहे थे। वे बोले, मैंने सबसे यही कहा, नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देश के लिए त्याग का भी कभी कोई मूल्य लिया जाता है। माँ की सेवा तो निस्वार्थ भाव से की जाती है। फिर मैंने इस कॉलेज में अध्यापक की नौकरी कर ली। मेहनत से बच्चों को पढ़ाने लगा। मुझे इसी काम में बहुत संतोष मिलता था। मैं चाहता था कि पढ़ा लिखाकर बच्चों को संस्कारित कर सकूं, उन्हें इस महान देश का महान नागरिक बना सकूं, उन्हें बता सकूं कि यह गुलामी कितनी बुरी चीज होती है। इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए हमारे नेताओं ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। बच्चों, इस देश को अब कभी भी गुलाम मत होने देना। अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति अपनाकर हमारे ऊपर सैकड़ों वर्ष तक राज किया। अब तुम लोग किसी के बहकावे में मत आना। उस समय अगर मैं चाहता तो बहुत आसानी से मंत्री बन गया होता। मेरे पास भी नौकर चाकर होते, लेकिन मैं तो बच्चों को पढ़ाने में ही अपार सुख महसूस करता था। उस समय मेरे परिचितों को मुझसे बड़ी निराशा हुई थी। उस समय मेरे रिश्तेदारों, दोस्तों आदि सभी ने मुझे बहुत धिक्कारा था। सबने कहा था, क्यों रे प्रभुदयाल, तूने मांगी भी तो क्या, छोटे से शहर के स्कूल की मास्टरी। अरे मंत्री संतरी बन जाता तो हम लोगों की भी नया पार करा देता। तेरी एक सिफारिश से हमारे बाल बच्चों को भी नौकरी मिल जाती। तूने तो हमारी सारी आशाओं पर पानी ही फेर दिया। तू तो बड़ा ही बेवकूफ निकला रे। कितने ही लोगों ने उस समय बड़ी बड़ी नौकरियां हथिया ली थीं। अपने प्रभाव से अपने रिश्तेदारों को बड़े बड़े पदों पर बैठा दिया था। लोग उनके गुणगान करते थे, लेकिन मेरे बारे में सब यही कहते, इस प्रभुदयाल ने तो हमारी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया है। हमने तो सोचा था इसके मंत्री बनते ही हमारे बच्चे भी ऊंची ऊंची नौकरियों पर पहुंच जाएंगे, लेकिन ये तो खुद ही एक मामूली सा मास्टर बनकर रह गया। 100 रुपए महीने कमाने वाला एक मामूली सा अध्यापक। तब ऐसा ही हो रहा था, और इतने दिनों बाद भी मैं देख रहा हूँ कि आदमी की मानसिकता में कुछ भी अंतर नहीं आया है। आज भी हर एक आदमी पैसे के लिए दौड़ रहा है। इतनी देर से सर की बातें सुनते सुनते शंकर हठात बोला, सर, अब ये बातें रहने ही दीजिए। आपको उस समय के लिए अब पछतावा हो रहा है शायद, इसलिए आज आप इतनी सारी ट्यूशनें पढ़ाने बैठे हैं। ट्यूशन? कैसी ट्यूशन? ये तुमसे किसने कहा, शंकर? ये सब तो मैं अपनी आंखों से ही देख रहा हूँ, सर। वाह, अंधा हूँ क्या? वाह रे, खूब देखा तुम्हारी आंखों ने। हाँ सचमुच,
आंखें ही धोखा खा गई थीं। शंकर की आंखों ने ही धोखा खाया था। पढ़ने वाले वे सब छात्र भी एक साथ बोल बैठे, जी हाँ, आपकी आंखें धोखा खा गई हैं, शंकर भैया। सर तो हम लोगों को बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाते हैं। उन्होंने हमसे आज तक कभी पढ़ाने का एक पैसा तक नहीं लिया। इस उम्र में भी वह हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। आपको उनसे ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आई? उन बच्चों की बातें सुनकर शंकर हतप्रभ रह गया। उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सच क्या है। वह किंकर्तव्य विमूढ़ सा वही अवाक खड़ा रहा। सर फिर बोले, उस दिन मुझे तुम्हारा पत्र मिला था, शंकर। उसे पढ़कर मैंने जाना कि गलती मेरी ही थी। उसी दिन से मैंने ये जंग छेड़ रखी है। जो यात्रा एक दिन अधूरी रह गई थी, उसी पर पुनः चल पड़ा हूँ। अब मंजिल मिले या न मिले, मुझे कोई चिंता नहीं है। कहते कहते उनका चेहरा जैसे किसी अदृश्य प्रकाश से दैदीप्यमान हो उठा। सारी बातें सुन समझकर शंकर आत्मग्लानि से भर उठा। उसका अंतर्मन हाहाकार कर उठा। प्रभुदयाल के सामने एक बार उसका सर्वस्व अहंकार जैसे फिर पराजित हो गया। वह जिस धौंस से यहाँ आया था फिर उस धौंस से जा नहीं सका। शर्म से सिर झुकाए हुए बोला, सर, मुझे क्षमा कर दें। मैं तो निरानाली का कीड़ा ही रहा। आपको बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। ये कहकर सर के पैरों पर गिरकर शंकर बिलख बिलख कर रोने लगा। सर ने अचकचाकर कहा, अरे अरे, उठो शंकर। क्या करते हो यह क्या कोई इतनी बड़ी बात है? सभी से तो भूल होती है। गांधी जी कहते थे कि प्रायश्चित करने से हमें ईश्वर भी माफ कर देता है। मैं भी तो अपनी भूल का प्रायश्चित कर रहा हूँ। आपने कौन सी भूल की, सर? वही, तुम्हें रुस्टिकेट करने की, कॉलेज से निकालने की, तुम्हारा भविष्य इस तरह चौपट करने की, तुम्हारी जिंदगी का एक अमूल्य वर्ष बर्बाद करने की। पर उस दिन तो मैं सचमुच ही नकल कर रहा था, सर। आपने उस दिन मुझे रंगे हाथों नकल करते हुए पकड़ा भी था। उस दिन मुझे रुस्टिकेट करके आपने बिल्कुल ठीक ही किया था। आज ये बात मैं अपने पूरे मन से स्वीकार भी कर रहा हूँ। आपको मुझे सजा देने का पूरा हक था। इसके लिए मुझे अब कोई क्षोभ नहीं है, सर। आज तो मैं उस दिन की बात को सोचकर शर्म ही महसूस कर रहा हूँ। मैं इतने दिनों बाद आज पूरे मन से अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूँ, सर। नहीं, दोषी तुम नहीं थे, शंकर। दोषी तो वे अध्यापक थे जिन्होंने कक्षा में वे पाठ पढ़ाए ही नहीं थे, जिनके प्रश्न उन्होंने प्रश्न पत्र में दिए थे। तब तुम लोग नकल न करते तो और क्या करते? मुझे तुम्हारा पत्र मिल गया था, बेटा। उसी दिन से मैं खुद को अपराधी मानकर प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहा हूँ। कहते कहते सर की आंखें भी छल छला उठीं। सर का ये रूप देखकर शंकर अपराध बोध से मरा जा रहा था। एक दिन शंकर ने सुहागनगर के 2 लड़कों से कहा था, शाम को जरा 8-10 लड़के लेकर मेरे ठिकाने पर आना। मैं तुम लोगों के ही भले का काम करने जा रहा हूँ, लड़कों। क्या काम, दादा? लड़कों ने उत्सुकता से पूछा था। ये शाम को ही बताऊंगा, शंकर ने चलते चलते कहा था। शंकर दादा की बात भी भला टाली जा सकती थी। उन दोनों लड़कों ने सुहागनगर के कुछ आवारा लड़कों पर रौब गांठते हुए कहा, सुनो, दादा का फरमान आया है। दादा ने तुम सबको शाम को अपने घर पर बुलाया है। दादा? कौन दादा? उन्होंने हैरानी से पूछा था। अपने शंकर दादा ने। उन दोनों लड़कों ने जरा जोर देकर कहा, शंकर दादा, वही न जिसकी जेब में हमेशा एक स्प्रिंगदार चाकू रहता है। उसके दोस्तों ने पूछा। हाँ हाँ, वही शंकर दादा। उनके लिए चाकू कोई बड़ी चीज नहीं है। सुनने में आया है कि उनके पास पिस्तौल भी है। साल भर तक महानगर में घास नहीं छीलते रहे वे। देखा नहीं था तुम लोगों ने कि उस दिन वो देहाती कैसा उनके सामने थर-थर कांप रहा था। अगर उस दिन डॉक्टर साहब आकर बीच बिचाव न करते तो वे तो उसे मार ही डालते। हाँ, है तो वे बहुत गुस्से वाले। लड़कों ने कहा। उस दिन के कांड से लड़के वाकई शंकर से बहुत अधिक प्रभावित थे।
अब तो वे जरूर जाएंगे। कस्बे के दादा से दोस्ती रखेंगे तो वक्त जरूरत में उनके बहुत काम आएंगे। ठीक है, जब दादा ने बुलाया है तो हम लोग जरूर चलेंगे। लड़कों ने आपस में सलाह मशविरा किया और शाम 6 बजे का समय दादा के पास जाने के लिए तय हो गया। जब वे सब शाम को वहां पहुंचे तो शंकर बोला, भाई, तुम लोगों के कल्याण का काम करने ही जा रहा हूँ। जरा खुद का हुलिया तो देखो, तुम लोग सूखे हुए छछूंदर लगते हो। क्या दिन भर पानवान और सिगरेट ही उड़ाते रहते हो? क्या कसरत वसरत बिल्कुल भी नहीं करते तुम लोग? सब लड़के खामोशी से उसकी बात सुनते रहे। उन्हें कुछ बुरा तो लगा, पर दादा से बहस करने का तो कोई सवाल ही नहीं था। खुद उन्हें भी अपनी हालत देखकर शर्म सी आ रही थी। शंकर दादा ठीक ही तो कह रहे थे। ये सूखा हुआ शरीर देखकर कौन लड़की उन पर मरेगी? दादा बोले, अब से ये लड़कियों का चक्कर छोड़ो। कोई साली तुम्हें लाइन नहीं देगी। मुझे मालूम है कि वे सब की सब बड़ी चालू चीज हैं। पहले कुछ बनकर दिखाओ, तब यही लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे भागेंगी। समझे तुम लोग? लड़के खामोश खड़े रहे। उनके मुंह से बोल ही नहीं फूट रहे थे। उन्होंने सुन रखा था कि गुस्सा तो शंकर दादा की नाक पर धरा रहता है। बिना वजह ही किसी को भी झापड़ जड़ देना उनके लिए हंसी खेल है। उन्हें खामोश देखकर शंकर फिर बोला, ये सामने इतना बड़ा मैदान खाली पड़ा है, चलो जरा सब लोग कपड़े पड़े उतार कर जुट तो जाओ एक बार। कंकड़ा पत्थर बीन कर उधर कोने में ढेर लगा दो और इतनी जगह खोदकर यहाँ अखाड़ा बना लो। पर शंकर की बात सुनकर सब लड़के वैसे ही ठिठके से खड़े रहे। कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उन्हें कुछ कंफ्यूजन सा हो रहा था। उन्हें असमंजस में खड़ा देखकर शंकर ने पूछा, क्यों, क्या बात है? दम क्यों निकल रही है? एक लड़का कुछ हिम्मत करके बोला, लेकिन दादा, ये जगह तो दयाशंकर की है। पता चलते ही आ धमकेगा। बहुत ही हरामी आदमी है। एकदम छटा हुआ गुंडा है। बातें कम, मारपीट ज्यादा करता है। ये जगह दयाशंकर के बाप की नहीं है। उसने भी तो यहाँ कब्जा किया हुआ है। मैं तो इस जगह को रोशनपुर वालों के हित के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। आज से ही मैंने उस साले दयाशंकर का कब्जा खारिज किया। चलो आगे बढ़ो तुम सब। लेकिन दादा पीछे से कोई बात न उठे। मेरे होते हुए साली क्या बात उठेगी? डर क्यों रहे हो तुम लोग? बात उठेगी तो हम हैं ना। तुम लोगों से मतलब ही क्या? ये समझ लो कि अब दयाशंकर की बदमाशी के दिन लद गए हैं। साला बुढ़ा गया है। जिंदगी भर क्या दादागिरी ही करता रहेगा। अगर उसने कभी मुझसे पंगा लेने की सोची भी तो साले के हाथ पैर तोड़ देंगे। भीख मांगने के काबिल भी नहीं छोड़ेंगे। तुम लोग ये फावड़े और तसले लो और काम पर लग जाओ। बाद में अगर कोई झमेला हुआ भी तो मैं उससे खुद निपट लूंगा। तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। दादा का हुक्म था, दादा खुद निपटेंगे। उन्हें तो बस अखाड़ा चाहिए। उनके उस पुराने खेल के मैदान में मकान बनने शुरू हो गए थे। उसे प्लाटिंग करके बेचा जा रहा था। जो अभी मकान नहीं बनवा रहे थे, उन्होंने भी अपने प्लाट के चारों ओर बाउंड्री खड़ी करवा दी थी। कुछ लोगों ने तो प्लाट के चारों ओर केवल कंटीले तार ही लगवा दिए थे। सो अब खेलकूद के लिए एक नया मैदान तो चाहिए ही था। खाली समय में आखिर कस्बे के लड़के भी क्या करें? खेलने कूदने को नहीं मिलेगा तो लड़कियों के स्कूल कॉलेज के चक्कर ही तो काटेंगे। कहीं न कहीं तो दिल लगाना ही पड़ेगा। इस कस्बाई शहर में लड़कियों के स्कूल कॉलेज के अलावा और कोई दर्शनीय स्थल भी तो नहीं है। यही स्कूल कॉलेज ही तो एकमात्र इस कस्बे भर के लफंगों के तीरथ हैं। दयाशंकर पहले बहुत बड़ा बदमाश था। ये जगह उसकी खुद की नहीं थी। महेंद्र लाला की जमीन पर कब्जा करके उसने उस जगह को चारों तरफ से दीवार उठवाकर घेर रखा था। एक गेट लगवाकर उसमें ताला लगवा दिया था। बेचारा लाला रो पीट कर रह गया, पर दयाशंकर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। फिर दयाशंकर ने शहर जाकर अपना बिजनेस जमाया और वहीं रहने लगा।
बीच बीच में रोशनपुर आता और कुछ दिन रहकर फिर शहर लौट जाता। उसने सोच रखा था जब जमीन के अच्छे दाम मिलेंगे तो बेच लेगा। जमीन के दाम दिन पर दिन बढ़ ही रहे थे। उसी जगह पर अब शंकर की निगाह थी। उस जगह पर उसने पहले अखाड़ा बनाने का निश्चय किया था, जिससे कोई ऐतराज न कर सके। उसकी नजर में यह एक पुण्य का काम था। एक रात उसने मौका देखकर दरवाजे पर लगा बड़ा सा ताला तोड़ दिया था। लड़कों ने भी अखाड़े के नाम से बहुत ही उत्साह से काम लिया। जगह इतनी सारी थी कि अखाड़े के साथ साथ एक बैडमिंटन और वॉलीबॉल कोर्ट भी बन गया। फिर भी बहुत सी जगह खाली बच गई। शंकर ने धीरे धीरे वहां बाकायदा एक क्लब खोल लिया। उसने उसी क्लब को अपनी आमदनी का जरिया बनाया। अगर आपको केवल अखाड़ेबाजी करनी है तो 10 रुपए महीना। अगर शाम को बैडमिंटन भी खेलना है तो 25 रुपए महीना क्लब की फीस भरनी होगी। इस क्लब के खुल जाने से कस्बे के लोगों में बड़ा उत्साह भर गया था। बड़े शहरों की नकल पर खोला गया था ये क्लब। सबने पैसे दिए और अपने पैसों का भरपूर फायदा भी उठाया। यहीं पर कस्बे के लड़कों ने सबसे पहले स्प्रिंगदार चाकू देखा, फायर करने वाला कट्टा देखा। कट्टा यानी देशी पिस्तौल। लड़कों ने उत्सुकता से पूछा, दादा कैसे चलता है ये, बताओ ना। अरे ये भी कोई तमाशा है क्या? किसी को लगा गया तो जान चली जाएगी। बच्चों का खेल थोड़े ही है, शंकर ने दादा वाली गंभीरता से कहा। लेकिन वे सब लड़के ही तो थे, जिद करने लगे। रौब जमाने के लिए शंकर दादा ने भी एक फायर कर ही दिया। उसने गोली एक आवारा कुत्ते को निशाना बनाकर चलाई थी। बेचारा लंगड़ाता हुआ बुरी तरह से चिल्लाने लगा। सारे लड़के हतप्रभ हो मुंह बाएं उस कुत्ते को देख रहे थे। अगर कभी दयाशंकर ने यहाँ आकर मुझसे टकराने की हिम्मत की तो उस साले का हाल भी इसी कुत्ते जैसा होगा। गोली अंदर होगी और साले की अंतड़ियां बाहर होगी। बड़े रौब से उसने अखाड़े के लड़कों से कहा। लड़के बेचारे सहम कर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कहीं वे लोग इन शंकर दादा के चक्कर में बेकार में ही आकर तो नहीं फंस गए। किसी दिन उनसे कोई गलती वलती हो गई और दादा ने गुस्से में आकर तमाचा मार दिया तो वे लोग उनका क्या उखाड़ लेंगे। पर इस विचार को उन्होंने जल्दी ही खारिज भी कर दिया। सच तो ये था कि इस घटना के बाद उन आवारा लड़कों की शंकर के प्रति और भी श्रद्धा उमड़ पड़ी। वाह, शंकर दादा पिस्तौल भी रखते हैं, कितने बड़े बदमाश है वे। अब उमाशंकर साला उनका क्या उखाड़ लेगा। बहुत बड़ा मर्द बना फिरता है तो अब आकर शंकर दादा से टक्कर ले, सारी शेखी हवा में उड़ जाएगी। बेचारे लाला सीधे आदमी हैं तो उनकी जमीन पर कब्जा करके शेर बनता है। रोशनपुर भर में बस हर तरफ शंकर का ही शोर था। जहां देखो बस शंकर दादा की ही गूंज थी। उसके चाहने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। अब रोज ही सोडा वाटर की फैक्ट्री का नकली सोडा वाटर दादा की सेवा में पेश किया जाता। अगर अब इस छोटे से शहर में किसी को अपना गैर कानूनी धंधा चलाना है तो शहर के दादा को सलाम तो करना ही पड़ेगा। उसे चढ़ौती भी चढ़ानी ही पड़ेगी। उसे चढ़ौती चढ़ाए बिना कोई भी इस शहर में कानूनी या गैर कानूनी धंधा नहीं कर सकता था। शंकर की बढ़ती लोकप्रियता से आसपास के दूसरे बदमाश भी सतर्क हो उठे। उन्हें अपना अस्तित्व खतरे में दिखाई देने लगा। देखे तो ये कौन सा नया दादा पैदा हुआ है भाई, कहाँ से यह नादान पंछी उड़ कर आया है। लड़के को उन्होंने देखा परखा। हाँ, लड़के में दमखम है भाई, दबंग है, किसी से डरता नहीं है। वाह, इसने तो इस कस्बे के आवारा लड़कों की अच्छी खासी फौज भी बना रखी है। 6 फीट का मजबूत आदमी है, बड़ा ही जोशीला लड़का है, बिना सोचे समझे ही फायर झोंक देता है। इससे पंगा लेना बहुत महंगा पड़ जाएगा। दयाशंकर जैसे नामी बदमाश की जगह पर कब्जा करने के लिए कलेजा चाहिए। अभी तक तो रोशनपुर में उसी का दबदबा था। विवश होकर कस्बे के दूसरे दादाओं ने उसकी तरफ दोस्ती के हाथ बढ़ा दिए। अब उन लोगों की उम्र हो चुकी थी,
बस अब तो उनकी झूठ मूठ की बदमाशी का सिक्का चलता था। जिस दिन उनके इस खौफ की नकाब उतर गई, सारी बदमाशी उसी क्षण निकल जाएगी। बदमाशी किसी की बबौती थोड़े ही है। जिसमें दमखम होगा रोशनपुर में उसी की बदमाशी चलेगी। और शंकर को तो कस्बे भर के लफंगे लड़के अपना खुदा माने हुए हैं। उसका अब कोई क्या बिगाड़ लेगा। उस कस्बेनुमा शहर के बड़े दादाओं में अब शंकर का नाम भी बकायदा दर्ज हो गया था। इलाके बंट गए थे। अपने अपने इलाके में राज करो। बेकार में आपस में टकराने की क्या जरूरत है। बदमाशी भी बहुत ईमानदारी का पेशा है। बेईमानी की तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे। शंकर का अपना अलग अड्डा था, जहां का वह शाहनशाह था। रोशनपुर के स्थानीय नेताओं की भी उस पर नजर थी। कस्बे के चेयरमैन शंभू सिंह ने तो उससे कह भी दिया कि इस बार बाढ़ का चुनाव तुझको ही लड़वाएंगे शंकर बेटा। बस इसी तरह से समाज सेवा में लगा रह। बहुत अच्छा काम कर रहा है तू। मेरी नजर है तुझ पर। हाईकमान तक तेरे काम का लेखा जोखा पहुंच गया है। बस चचा आपका आशीर्वाद बना रहे। शंकर ने भी चेयरमैन साहब के लपक कर पैर छूते हुए कहा और फिर मन ही मन उन्हें सैकड़ों गालियां भी दी। साला, हरामी, महाचोर। शंभू सिंह के विरोधी नेता ब्रजकिशोर ने तो खुलेआम ही ऐलान कर दिया, अरे बेटा शंकर, तू तो अपने लाला प्रेम बिहारी का लड़का है। मेरे सामने नंगा घूमा करता था। तुझे तो मैंने खूब गोदी में खिलाया है बेटा। इस बार हम तुम्हें पार्टी की तरफ से चेयरमैनी का चुनाव लड़वाएंगे। इस हरामी शंभू सिंह के चक्कर में मत पड़ना। एक नंबर का मतलबी आदमी है। तुम्हारा राजनीतिक करियर बनने से पहले ही खत्म कर देना चाहता है हरामजादा। देखो न इसने रोशनपुर की कैसी दशा कर रखी है। इससे अच्छे तो कस्बे हैं। ये साला तो चेयरमैन बनने लायक ही नहीं है। शंकर भी उनकी बात सुनकर हो करके हंसने लगा। उसने उनके भी लपक कर पैर छुए। बोला, चाचा जी, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। चेयरमैन क्या, एक दिन आपको इस रोशनपुर का सांसद बनकर दिखाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। राजनीति में तो बस हौसला ही चाहिए शंकर। नेताओं और बदमाशों का तो चोली दामन का साथ है। जिसके पास जितने अधिक बदमाश होते हैं, वो उतना ही बड़ा नेता होता है। फर्जी वोट डलवाने के लिए उसे बदमाश तो चाहिए ही। राजनीति में रहना है तो बदमाशों से दोस्ती तो रखनी ही पड़ती है। बदमाशों को भी तो नेताओं से फायदा है। बदमाशों के ऊपर अगर नेताओं का हाथ न हो तो 2 दिन में ही उनकी बदमाशी ठिकाने लग जाए। जेल में ही पड़े पड़े सालों की सारी उम्र निकल जाए। जमानत तक होने के लाले पड़ जाएं। नेताओं की छत्र छाया में ही तो बदमाशी पनपती है। पुलिस ने हाथ डाला नहीं कि किसी नेता का फोन खटक उठा, क्या करते हो भाई, अपना ही आदमी है, तुरंत छोड़ो इसे, नौकरी नहीं करनी क्या। बेचारे पुलिस वालों की यह कैसी मजबूरी होती है कि नेताओं के एक फोन पर बड़े से बड़े क्रिमिनल को भी छोड़ना पड़ता है। छोड़ना ही क्यों पड़ता है, उसे सल्यूट भी मारना पड़ता है। सल्यूट ही क्यों, उसे इज्जत के साथ घर तक पहुंचाने भी जाना पड़ता है। अपनी नौकरी से हाथ तो धोना नहीं है उन्हें। नेता ब्रजकिशोर ने चलते चलते फिर कहा, तो ठीक है शंकर बेटा, तैयार रहना। इस बार हम तुमको पार्टी सिंबल से चेयरमैनी का चुनाव लड़ाएंगे। हम सब लोग तुम्हारा पूरा सपोर्ट करेंगे। चचा, जब आपका आशीर्वाद है तो हम भी ताल ठोक कर मैदान में आने के लिए तैयार है। शंकर ने जोश से कहा। ये हुई न मर्दों वाली बात। चलते चलते उसकी पीठ ठोकते हुए नेताजी ने कहा, चचा प्रणाम। एक बार शंकर फिर से उनके पैरों की तरफ झुकते हुए बोला। उसने मन ही मन उन्हें भी भद्दी भद्दी गालियां दी, साले अपनी औकात तो देख पहले। कभी खुद भी चुनाव लड़ा है कि मुझे चुनाव लड़वाएगा। पार्टी में तो कोई 2 कौड़ी का पूछता नहीं है। कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ इधर उधर घूमता रहता है। मुझसे नेतागिरी ठोक रहा है। राजनीति का यही तो पहला और आखिरी उसूल है कि मन में कुछ और, मुंह पर कुछ और।
समय आने पर गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर आदमी ही तो राजनीति में सफल हो पाता है। अच्छे आदमियों के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं है। आखिर कोई कहां तक गिरेगा, कितनी बेशर्मी पर उतरेगा। राजनीति में सब चचा हैं और सब भतीजे, और सब की सब साले बेईमान, जिनका न तो कोई धर्म है और न ही कोई ईमान। इसलिए शंकर सबको मन ही मन बहुत गाली देता। इसी तरह कुछ महीने और बीत गए। विष्णु को महानगर गए 2 साल हो गए थे। इस बार बीएससी का रिजल्ट निकलते ही जैसे महानगर के एसपीएस डिग्री कॉलेज में भूचाल सा आ गया। एकाएक उस दिन विष्णु कुमार की प्रतिभा से सब प्रभावित हो गए। रंग बिरंगे स्टाइलिश और ब्रांडेड कपड़े पहने और खुद को खूब स्मार्ट और होशियार समझने वाले लड़कों ने चौंक कर एक दूसरे से पूछा, ये विष्णु कौन है भाई? तुम्हें पता है कुछ? लड़कों को तो खैर कुछ पता नहीं था कि यह विष्णु कौन है। वे सब तो अपने ही में मस्त रहने वाले इंसान थे। पर लड़कियां तो बहुत संवेदनशील होती हैं। अपने आसपास किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति से वे तुरंत प्रभावित हो जाती हैं। इन लफंगे लड़कों के बीच उन्होंने विष्णु की प्रतिभा को अच्छी तरह से पहचान लिया था। वे उसकी विलक्षण प्रतिभा से अछूती नहीं रही थीं। उस दिन भी वे ही बोली, अरे, बड़ी हैरानी की बात है कि तुम लोग उसे नहीं जानते। अपने कॉलेज में ही तो पढ़ता है ये विष्णु, वही जो बहुत ही साधारण ढंग से रहता है, कॉलेज की पॉलिटिक्स में कोई रुचि नहीं लेता है, और टीचर के पूछे गए हर सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक ठीक देता है, जो कभी भी कुर्ता पजामा पहने ही कॉलेज चला आता है। ओह, वो स्टूपिड, क्या उसी ने बीएससी में प्रदेश भर में टॉप किया है? सारी बात जानकर उनके मुंह खुले की खुले रह गए। हाँ हाँ, उसी स्टूपिड ने आज तुम सबको स्टूपिड साबित कर दिया है। लड़कियों ने उन पर व्यंग कसा तो लड़कों के चेहरे उतर गए। सचमुच एसपीएस डिग्री कॉलेज का ही लड़का था वह। तब भी किसी किसी ने उसे नहीं पहचाना था, लेकिन सुबह सुबह अखबार के प्रथम पृष्ठ पर अपने ही कॉलेज का नाम छपा देखकर वे सब एक दूसरे से पूछ बैठे थे, ये विष्णु कुमार कौन है? क्लास की लड़कियों के अलावा भी विष्णु के रूम पार्टनर दिवाकर को तो उसका पूरा इतिहास ही पता था। उसकी माँ बहुत गरीब हैं और दूसरों के घरों में दिन रात काम करके किसी तरह अपना और उसका पेट पाल रही हैं, उसे यह बात भी मालूम थी। विष्णु की सारी फीस उसके इंटर कॉलेज के अध्यापक प्रकाश नारायण देते हैं, वह इस बात से भी भली भांति परिचित था। ये सब बातें उसे विष्णु ने ही टुकड़ों टुकड़ों में बताई थी। विष्णु को तो जैसे हर किसी से अपना दुखड़ा रोने की बुरी आदत सी पड़ गई थी। अपनी गरीबी का ढिढोरा वह मौका देखते ही किसी के भी सामने पीटने लगता था। शायद वह ऐसा करके सामने वाले की सहानुभूति पाना चाहता था। उसमें पता नहीं ऐसी कौन सी हीन भावना घर कर गई थी कि वह सबसे मदद की आशा लगाए रहता था। उसी दिवाकर ने उन सबको सारी बात बताई। तुम लोगों को शायद पता नहीं है कि इसी विष्णु कुमार ने ही इंटर की परीक्षा में भी डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। तब पूरे प्रदेश में ये तीसरे स्थान पर था। इसी विष्णु कुमार के ही तो गणित में 100 में से 100 नंबर आए थे। तब भी इस विष्णु की अखबारों में फोटो छपी थी। वे फोटो एक दिन विष्णु ने मुझे दिखाई भी थी। सचमुच बहुत ही प्रतिभाशाली है ये विष्णु कुमार। दिवाकर की बातें सुनकर वहां खड़े सभी छात्र हतप्रभ रह गए। छात्राओं की आंखें भी आश्चर्य से फैल गईं और उनके दिलों की धड़कनें बढ़ सी गईं। एसपीएस डिग्री कॉलेज के लड़के 2 साल बाद अचानक विष्णु की प्रतिभा को पहचान पाए थे। आज के सभी प्रमुख अखबारों में विष्णु का फोटो छपा था। एक प्रमुख अखबार की हेडिंग थी, ब्रिलियंट विष्णु कुमार, हमें मिल गया है भविष्य का श्रीनिवास रामानुजन। प्रदेश के एक प्रमुख समाचार पत्र दैनिक नूतन प्रकाश में खबर कुछ इस तरह छपी थी, प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। एसपीएस डिग्री कॉलेज के छात्र विष्णु कुमार ने बीएससी में प्रदेश भर में प्रथम आकर यह सिद्ध कर दिया है कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है। विष्णु कुमार एक छोटे से शहर रोशनपुर के निवासी हैं। वहां उन्होंने अपने ही शहर के दयानंद इंटर कॉलेज से इंटर तक की पढ़ाई की।
इंटर की परीक्षा में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया। रोशनपुर में आगे की पढ़ाई की सुविधा न होने के कारण वे बीएससी की पढ़ाई करने के लिए महानगर के एसपीएस डिग्री कॉलेज में आ गए। यहाँ आकर भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का परचम फहराया और बीएससी की फाइनल परीक्षा में प्रदेश भर में टॉप किया। उन्होंने फिजिक्स और मैथ में 100% अंक लाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। बेहद गरीबी में पले बढ़े विष्णु कुमार ने अपनी मेधा से यह सिद्ध कर दिया है कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है। उन्हें भविष्य का श्रीनिवास रामानुजन कहें तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। अखबार में ऐसी खबर पढ़कर कॉलेज के लड़के लड़कियां एकाएक नए सिरे से उसकी शिनाख्त करने में जुट गए। क्यों भाई, तुम ही विष्णु कुमार हो। आज के अखबार में तुम्हारा ही फोटो छपा है। क्या तुम ही भविष्य के श्रीनिवास रामानुजन हो? विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, भविष्य की बात तो छोड़िए, पर हाँ, वर्तमान में मैं ही विष्णु हूँ। रोज ही तो कक्षा में मेरा नाम पुकार कर सर हाजिरी लेते हैं। मैं 2 साल से आप लोगों के साथ रह कर ही तो पढ़ रहा हूँ। मैं भी आप लोगों का ही क्लासमेट हूँ। वाह, पर हमें तो पता ही नहीं था कि तुम इतने प्रतिभाशाली हो। हम लोग तो तुम्हें निरा गांव का सीधा साधा लड़का ही समझते थे। पर अब तो मानना पड़ेगा कि वाकई प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। तुमने तो कमाल ही कर दिया है, दोस्त। बधाई हो। उन लोगों की सुनकर विष्णु को अच्छा लगा। कॉलेज के वे लड़के जो कभी उससे मिलना जुलना और बोलना बतियाना भी पसंद नहीं करते थे, आज उसे सम्मान दे रहे थे। वो बस मुस्कुराकर रह गया। कॉलेज के सारे छात्र छात्राएं उसे घेरे हुए थे। उसे देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हो रहा था। वो पुराने स्टाइल के बहुत ही साधारण से कपड़े पहने हुए था। सस्ते जूतों की सिलाई भी एक जगह से उधड़ रही थी। कलाई में एक पुरानी सी घड़ी थी। वे लोग विष्णु को घेर कर ऐसे खड़े हो गए थे कि जैसे वो कोई अजूबा हो। एकाएक वहां एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार आकर रुकी। लड़कों ने कहा, लो राजकुमारी जी भी आ गई हैं। बस इन्हीं की कमी थी। कार से ड्राइवर उतरकर सीधे उन्हीं के पास आया। उसने विष्णु को घेरे खड़े एक लड़के से पूछा, सर, आप बता सकते हैं कि यहाँ विष्णु कुमार जी कौन हैं? उसकी बात सुनकर खुद विष्णु ने ही कहा, हाँ हाँ, कहिए सर, मैं ही विष्णु हूँ। आपको मुझसे कोई काम है? पर मैंने तो आपको पहचाना नहीं। वे सज्जन उस सफेद एम्बेसडर कार में बड़ी ही शान से बैठी हुई एक लड़की तरफ इशारा करके बोले, आपको राजकुमारी जी बुला रही हैं। मुझे? हाँ सर, आपको ही। आपका ही नाम तो विष्णु कुमार है न? ड्राइवर ने कंफर्म करने की गर्ज से पूछा। उसे खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था कि इस तरह साधारण से कपड़े पहने एक साधारण से आदमी से भी उसकी मालकिन को कुछ काम हो सकता है। विष्णु का राजकुमारी जी से अधिक परिचय नहीं था। वो बस उन्हें कभी भी अपने कॉलेज या क्लास में देखा करता था। पर विष्णु के अलावा शायद सभी राजकुमारी जी को बहुत अच्छी तरह से जानते पहचानते थे। उनके पिताजी का नाम राजा मधुसूदन था। पहले वे किसी स्टेट के राजा थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सरकार ने उनका स्टेट अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन अब भी उनके पास अपार संपत्ति थी। महानगर में चीनी की मिलें और कई टॉकीज उनके थे। राजकाज चला गया था, पर अब राजनीति में घुसकर वे पहले से भी बड़े राजा बन बैठे थे। उनका रुतबा पहले की तरह ही अब भी बरकरार था। चुनाव जीतकर मंत्री बने तो उनका कद बढ़ता ही चला गया। शहर के बीचों बीच उनकी विशाल कोठी थी, जो कि राजा साहब की कोठी के नाम से सारे महानगर में मशहूर थी। कोठी के बाहर चार दरबान हमेशा खड़े पहरा देते रहते थे। क्या मजाल की कोठी में परिंदा भी पर मार जाए। उन्हीं राजा साहब की बेटी थी राजकुमारी शिल्पी जी। विष्णु जब कार के पास पहुंचा तो राजकुमारी जी ने सिर बाहर निकालकर बहुत ही मधुर स्वर में कहा, कांग्रेचुलेशन विष्णु जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आज जब सुबह सुबह मैंने अखबार देखा तो पहले पेज पर आपका ही फोटो छपा था। मैंने डैडी से कहा, देखिए, मेरे ही क्लास के स्टूडेंट है ये। डैडी बोले, तब तो भाई आपको उसे विश करना चाहिए।
आपको सच बताऊं कि खुशी के मारे फिर मैंने नाश्ता ही नहीं किया। बस वैसे ही दौड़ी चली आ रही हूँ। इस समय आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कोई क्लास विलास है? विष्णु राजकुमारी जी से बातें करते हुए बहुत ही नर्वस हो रहा था। किसी तरह से बोला, कुछ खास नहीं मैडम, क्लास तो इस समय कोई नहीं है, इसलिए तो हम सब लोग यहाँ खड़े खड़े गप्पे मार रहे हैं। वेरी गुड। जब कोई क्लास विलास नहीं है तो चलिए हम लोग किसी रेस्टोरेंट में चलकर नाश्ता ही करते हैं। राजकुमारी जी कुछ चहक कर बोली। उनकी बात सुनकर विष्णु जैसे घबरा गया। उसकी जेब में तो इस समय एक पैसा भी नहीं था। वह कैसे राजकुमारी के साथ कार में बैठकर रेस्टोरेंट में नाश्ता करने जा सकता था? यही सब सोचकर वह संकोच के मारे गड़ा जा रहा था। किसी तरह वह बोला, नहीं नहीं मैडम, मैं तो नाश्ता करके ही रूम से निकला था। तो क्या आज आप मेरे साथ एक कप कॉफी भी नहीं पी सकते हैं? आज तो कितनी खुशी का दिन है। राजकुमारी ने बहुत ही अदा से इसरार किया। विष्णु बेचारा अजीब मुश्किल में फंस गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह राजकुमारी से क्या कहे। वह हतप्रभ सा वहीं खड़ा रहा, कुछ भी बोला नहीं सका। ड्राइवर कार का दरवाजा खोलकर बड़े ही अदब से खड़ा हो गया था। अब भी मना कर देना राजकुमारी जी का अपमान होता। कॉलेज के सब लड़कों ने उसे राजकुमारी जी की बगल में बैठकर जाते हुए देखा। सबके मुंह आश्चर्य से खुले के खुले रह गए। किसी किसी ने तो कह भी दिया, वाह, इस नकचड़ी राजकुमारी ने इस विष्णु में ऐसा क्या देखा जो इससे मिलने सुबह सुबह कॉलेज तक चली आई। ये तो किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करती है। ये तो पक्की मर्दखोर औरत है। चलती कार में राजकुमारी जी ने कहा था, मैं कई दिनों से आपसे बातचीत करने की सोच रही थी, पर आप तो किसी से अधिक बातचीत करते ही नहीं हैं। पीरियड खाली होने पर भी पार्क के किसी कोने में बैठे कोई किताब पढ़ने में मग्न रहते हैं। सो आपसे बातचीत का अभी तक मौका ही नहीं मिला था। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब तो राजकुमारी के बात करने का ढंग था। लेकिन इस बात से विष्णु प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। उसकी यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह राजकुमारी जी से क्या कहे। राजकुमारी के शरीर से निकली भीनी भीनी सेंट की खुशबू जैसे उसे मदहोश किए दे रही थी। राजकुमारी जी ने फिर पूछा, क्या इसी तरह कमरे में भी आप सारे दिन बैठे बैठे पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं? नहीं नहीं, पढ़ने लिखने का मुझे इतना समय ही कहाँ मिलता है राजकुमारी जी, इसीलिए तो मैं खाली पीरियड में औरों की तरह गप्पे नहीं मार सकता हूँ। अपने में ही सिमटता हुआ विष्णु बोला। उसकी बात सुनकर राजकुमारी जी हैरान रह गईं, समय नहीं मिलता है? वह क्यों? इस संसार में सभी के पास तो इतना ही समय है, फिर आपको समय क्यों नहीं मिलता? मैं कुछ समझी नहीं विष्णु जी। विष्णु को अपनी गरीबी का रोना रोने का अच्छा बहाना मिल गया था। वह बहुत करुण स्वर में बोला, मुझे सुबह से लेकर शाम तक ट्यूशनें भी तो पढ़ानी पड़ती हैं, मैडम। विष्णु की बात सुनकर राजकुमारी जी हतप्रभ रह गईं। ट्यूशनें? वह क्यों? आप तो खुद ही अभी पढ़ लिख रहे हैं। यूं इस समय ट्यूशनें पढ़ाकर अपना कीमती समय क्यों बर्बाद करते हैं? ट्यूशनें नहीं करूंगा तो मैं इतने बड़े शहर में रह कैसे पाऊंगा? फिर तो इतने अच्छे कॉलेज में मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा, मैडम। प्रकाश नारायण सर आखिर कब तक मेरे लिए पैसे भेजते रहेंगे? कौन प्रकाश नारायण सर? राजकुमारी शिल्पी शायद पहली मुलाकात में ही उसके बारे में सब कुछ जान लेने को आतुर थीं। आज का अखबार पढ़ लेने के बाद एकाएक उसकी विष्णु में न जाने कैसी दिलचस्पी हो गई थी। वाह, आज तक इस कॉलेज में इतने नंबर तो किसी भी छात्र के नहीं आए थे। वही हमेशा जिला टॉप करती रही थी। उसे तो बहुत सारी सुविधाएं हासिल थीं। जिला टॉप करना उसके लिए कोई खास बात नहीं थी। उसे तो अधिकतर प्रश्न पत्र भी पहले से ही पता होते थे। आज विष्णु ने उसे अपनी मेधा से पराजित कर दिया था, पर फिर भी उसे बुरा नहीं लगा था। कुछ तो विशेषता थी ही इस लड़के में। देखने में सुंदर भी तो कितना लगता है। चेहरे पर कितना तेज है इसके।
अगर यह साहबों वाले कपड़े पहन ले तो अच्छे अच्छे जेंटलमैन इसके सामने पानी भरने लगें। विष्णु आगे बताने लगा, प्रकाश नारायण सर की कृपा से ही तो मैं इस अच्छे कॉलेज में पढ़ पा रहा हूँ, मैडम। पर मैं उन पर अब अधिक बोझ नहीं डालना चाहता। उनकी भी तो आखिरकार 3-3 बेटियां हैं। उन्हें उनकी शादी के लिए भी तो एक एक पैसा करके धन जोड़ना है। आजकल तो कितनी महंगाई है, मैडम, एक लड़की की शादी करना ही बड़ा मुश्किल का काम है। राजकुमारी शिल्पी ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी, पर शायद वह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। लड़की की शादी करना क्या मुश्किल काम है, वह मन ही मन यही सोच रही थी। एकाएक ड्राइवर ने पूछा, राजकुमारी जी, क्या रीगल में रोकूं? राजकुमारी जी ने स्वीकृति में जरा सा सिर हिला दिया। कार सड़क के एक किनारे होकर रुक गई। ड्राइवर ने उतरकर अदब से दरवाजा खोला। सामने चमचमाता हुआ रीगल रेस्टोरेंट था। राजकुमारी शिल्पी ने कार से उतरते हुए कहा, आइए, यहीं पर एक एक कप कॉफी पीते हैं। आपकी सफलता को सेलिब्रेट करते हैं। विष्णु को इतने महंगे रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होते हुए जैसे डर सा लग रहा था। इतने महंगे रेस्टोरेंट उसने बस बाहर से ही देखे थे। ऐसे चमचमाते रेस्टोरेंट के अंदर घुसकर एक कप चाय पीने की भी हैसियत नहीं थी उसकी। राजकुमारी जी उसे यूं हिचकिचाते हुए देखकर बोली, आए आए, रुक क्यों गए आप? विष्णु को लेकिन ऐसी आदत ही नहीं थी। बड़े संकोच के साथ ही वह रेस्टोरेंट के अंदर घुसा और एक कुर्सी खींचकर राजकुमारी के सामने बैठ गया। राजकुमारी के बैठते ही बैरे ने आकर उन्हें सल्यूट मारा। वह एकदम झकाझक साफ सुथरी पोशाक पहने हुए था। उसे देखकर विष्णु जैसे शर्म के मारे और भी संकुचित हो गया। उसके कपड़ों से अच्छे कपड़े तो रेस्टोरेंट का बैराई पहने हुए था। बैरे ने बड़े ही अदब से पूछा, यस मैडम। मैडम ने पल भर में ही न जाने क्या क्या ऑर्डर कर डाला। वह बैठा बैठा चुपचाप सुनता रहा। कई चीजों के नाम भी उसने आज पहली बार ही सुने थे। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए विष्णु ने कहा था, आपने तो न जाने कितना खिला दिया राजकुमारी जी, और खुद आपने तो कुछ खाया ही नहीं। सुनकर राजकुमारी जी बस जरा सा मुस्करा दी। फिर बोली, प्लीज विष्णु जी, मेरा नाम शिल्पी है, मेरे नाम से ही पुकारो ना। यही विष्णु और राजकुमारी शिल्पी की पहली मुलाकात थी। उस दिन के बाद आज फिर शंकर की प्रभुदयाल सर से मुलाकात हुई थी। वे ही एकाएक उसके अखाड़े में चले आए थे। आते ही बोले, भाई वाह, तुमने यह अखाड़ा खोदा है, शंकर। ये तो बड़ा अच्छा काम किया है। एकदम नेक काम है ये। कसरत करके शरीर से मजबूत बने इस कस्बे के लड़के, तन मन दोनों से स्वस्थ रहें, यही तो मेरा भी सपना है। शंकर ने सर को दूर से ही अखाड़े की तरफ आता देख लिया था। सर के अखाड़े में कदम रखने से पहले ही शंकर ने चाकू वाकू सब छिपा कर रख दिए थे। उनका स्वागत करते हुए वह बोला, आइए सर, आइए, इस कुर्सी पर बैठिए। अब क्या किया जाए, सर? जहां ये सब लड़के पहले खेलते थे वहां तो अब गोपाल बाबू का 2 मंजिला मकान खड़ा हो गया है। सेठ गौतम चंद्र ने उस सारी जगह को प्लाटिंग करके बेच दिया है। अब रोशनपुर के बच्चे खेले तो खेले कहाँ? कस्बे में कम से कम खेलकूद के लिए एक मैदान तो होना ही चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कही थी शंकर ने। प्रभुदयाल को उसकी यह बात पसंद आई। अखाड़े के सारे लड़के सर को घेरे हुए खड़े थे। वे लोग अभी अभी मालिश करके उठे थे। उनके बदन तेल से चिकने हो रहे थे और शरीर पर जगह जगह मिट्टी लगी हुई थी। नंगधड़ांग केवल जांघिया पहने हुए थे वे सब। शंकर ने उन्हें डांटा, देख क्या रहे हो तुम सब? देखते नहीं गुरु जी आए हैं। सब लोग पांव छुओ इनके। चलो, आशीर्वाद लो। ऐसा शुभ क्षण भी क्या बार बार आता है? मालूम है कि सर तुम छात्रों का भविष्य बनाने के लिए कितनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं। तुम लोगों को अपने गुरु जी की इज्जत करनी सीखनी चाहिए। सुनकर लड़के बहुत शर्मिंदा हुए। सचमुच उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। एक एक करके सबने प्रभुदयाल सर के पैर छुए। सर बोले,
अरे रे, ठीक है भाई, खूब खुश रहो, मेहनत से पढ़ो लिखो और स्वस्थ रहो। फिर एकाएक शंकर से बोले, देखो बेटा शंकर, बाद में कुछ गड़बड़ ना हो, यह जमीन तो दयाशंकर की है। वो यहाँ का माना हुआ बदमाश है। शहर से आकर कुछ लफड़ा वफड़ा न करे। शंकर हंसकर बोला, सर आप निश्चिंत रहिए। उसको बदमाशी करते एक युग बीत गया। अब जमाना बदल गया है। आप तो जानते ही हैं कि यह जमीन दयाशंकर की है ही नहीं, अपने महेंद्र चाचा जी की है। वे बेचारे भले बाल बच्चेदार आदमी हैं, उससे कहाँ लड़ने जाते। सो पट्ठा उन पर अपनी धौंस जमा कर ये दयाशंकर इस जमीन का मालिक बन बैठा। न लिखा पढ़ी, न कुछ जुबानी बातचीत, बस बिना बात की दादागिरी। महेंद्र चाचा ने मुझसे खुद कहा है कि बेटा, मेरी जमीन अगर किसी सामाजिक काम में आ सके तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। इस दयाशंकर के कब्जे में रहने से तो अच्छा ही है कि यह किसी भले काम में आ सके। इससे मेरे पुरखों की आत्मा को भी शांति मिलेगी। अब आप यही समझ लीजिए कि आज दयाशंकर जैसे गुंडे के पास बंधक पड़ी वही जमीन मैंने आजाद कराई है। मैं भी तो आपकी तरह ही अन्याय के खिलाफ लड़ रहा हूँ, सर। फिर मैं इस जमीन का सारा पैसा धीरे धीरे करके महेंद्र चाचा को जरूर दूंगा। मैं उनके साथ अन्याय नहीं करूंगा, सर। बस इसी तरह आपका आशीर्वाद बना रहे। सुनकर प्रभुदयाल जी बोले, महेंद्र लाला बहुत भले आदमी हैं। उन्होंने इजाजत दे दी है तब तो ठीक है। जमीन तो आखिरकार उन्हीं की है। मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है, शंकर। सर की बात सुनकर शंकर को तसल्ली हुई। प्रभुदयाल सर फिर बोले, तुम्हें मालूम है कि मैं कल से क्या कार्य करने जा रहा हूँ? शंकर को तो कुछ भी मालूम नहीं था। हैरान होकर उसने पूछा, क्या सर? मुझे तो किसी ने कुछ बताया नहीं। कोई खास बात है क्या? बताइए न कि आप क्या करने जा रहे हैं। कल से मैं आमरण अनशन शुरू करने जा रहा हूँ। एकाएक प्रभुदयाल सर के मुंह से ऐसी बात सुनकर शंकर हैरान रह गया। आमरण अनशन? वह क्यों? आप मुझे बताइए कि क्या मामला है। यह इतनी बड़ी सेना क्यों तैयार कर रहा हूँ? ये किस दिन काम आएगी? बदन पर तेल लगे लड़कों की तरफ इशारा करते हुए शंकर बोला, नहीं, ये सब कुछ नहीं। मैं तो असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ रहा था। आज तक उन्हीं के सिद्धांतों पर चलता आ रहा हूँ। आगे भी उन्हीं के दिखाए मार्ग पर चलता रहूंगा। अपनी बात मनवाने के लिए अनशन ही सबसे कारगर अहिंसक हथियार है। लेकिन ये सब कुछ आखिर किस लिए, सर? ट्यूशनबाजी का विरोध करते हुए मुझे इतने दिन हो गए हैं, पर अभी भी कुछ अध्यापक ट्यूशनबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। वे अभी भी लड़कों को डरा धमकाकर उनका शोषण कर रहे हैं। तो कौन पढ़ा रहा है ट्यूशन? आप मुझे बताएं, सर। मेरा पत्र पाकर ही तो आप ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं भी तो इस धर्मयुद्ध में आपके साथ हूँ। सो तो ठीक है शंकर, पर कल मैं दयानंद इंटर कॉलेज के मैदान पर आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। मुझे अपने प्राणों का मोह नहीं है। मुझे किसी को डराना धमकाना नहीं है, बल्कि इस बात का एहसास कराना है कि वे गलत काम कर रहे हैं, छात्रों का शोषण कर रहे हैं। पर इससे क्या होगा सर? कुछ भी तो नहीं। इन लोगों का तो एहसास ही मर गया है। पैसा कमाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। उन्हें एहसास क्यों नहीं होगा भला? अहिंसा के बल पर हम लोगों ने एक दिन इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी। इसी अहिंसा के बल पर एक दिन हमने अपने इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराया था। लेकिन उस अहिंसा के साथ भगत सिंह, गुरुदेव और सुखदेव का बलिदान भी तो था सर। चंद्रशेखर आजाद की ललकार भी तो थी सर। अगर सुभाष चंद्र बोस जैसे और न जाने कितने क्रांतिकारियों की कुर्बानियां शामिल न होती तो क्या केवल गांधी जी की अहिंसा से ये देश स्वतंत्र हो गया होता, सर? उसकी बातें सुनकर प्रभुदयाल सर हतप्रभ रह गए। शायद उसने ठीक ही कहा था। उन्हें हतप्रभ देखकर हठात शंकर बोल पड़ा, सर, लेकिन इस सब से आखिरकार आपको क्या मिला? उस समय न जाने कितने लोग चोरी डकैती के जुर्म में भी जेलों में बंद थे,
पर देश स्वतंत्र होते ही एकाएक वे भी स्वतंत्रता सेनानी बन बैठे। उन्होंने तो जोड़ तोड़ करके बाकायदा अपनी पेंशन भी बनवा ली। स्वतंत्रता सेनानी होने का तमगा हासिल कर लिया। राजनीति में बड़ी बड़ी जगहों पर आसीन होकर पैसा कमाने में लग गए और आप जैसे सच्चे और निस्वार्थ स्वतंत्रता सेनानियों का आज कोई सार्थक परिचय ही नहीं रहा। सर बोले, तो क्या इस दुनिया में हर चीज पैसा ही है? पैसे की बात भी छोड़िए सर, तब भी क्या आपको मानसिक शांति मिल सकी? जैसा भारत आप बनाना चाहते थे, क्या वैसा भारत आप बना सके? क्या आज अपने ही लोग हमें धोखा नहीं दे रहे हैं? आज के जमाने में भ्रष्टाचार, अन्याय, छल कपट, झूठ फरेबी को देखकर क्या आपके सपने चूर चूर नहीं हो गए होंगे? क्या देश स्वतंत्र होने के बाद भी आप किसी दिन चैन की नींद सो पाए हैं? सर क्या बोलते, बस हतप्रभ होकर उसे निहारते रहे। 2 साल में ही इस लड़के ने क्या क्या सीख लिया है? शंकर फिर बोला, बताइए सर, क्या देश स्वतंत्र होने के बाद आपके अपने ही देशवासियों ने आपको धोखा नहीं दिया? फिर आप उनकी भलाई के लिए अपनी जान देने के लिए क्यों तुले हैं? अब तो आप कुछ दिन चैन से आराम कीजिए। अब आगे की लड़ाई मुझे अपने ढंग से लड़ने दीजिए। अगर उस दिन शंकर की बात सही न होती तो क्या इतना सब कुछ सुनते प्रभुदयाल सर? क्या वे नहीं जानते थे कि देश की बागडोर कैसे भ्रष्ट लोगों के हाथों में आ गई है? सर को समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या कहें। ठीक यही सब बातें एक दिन उनके भतीजे आशुतोष ने भी तो उनसे कही थीं। भतीजा आशुतोष, जिसे वे पुत्रवत मानते थे, उसी ने एक दिन उनसे कहा था, बाबूजी आप कहाँ देखते फिरेंगे, किस किस की चिंता करेंगे? आज किस डिपार्टमेंट में करप्शन नहीं है? आज ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो करप्ट न हो। फिर इतने आदमियों को आप कैसे सुधारेंगे? तब भी उन्होंने यही कहा था, सब यही सोच लें, आशुतोष, तो चल चुका ये समाज, चल चुका ये देश। आखिरकार अच्छे की आशा में ही तो हम लोग जीते हैं। क्या हम रात को ये सोच कर सोते हैं कि कल का दिन भी बुरा बीते? मैं अपने इस सारे जीवन में अगर किसी एक को भी सुधार पाया तो अपना जीवन धन्य समझूंगा, आशुतोष। मैं अभी हारा नहीं हूँ, समझे? आशुतोष बोला, छोड़िए बाबूजी अब अच्छे भविष्य की आशा। अब तो सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। इस युग में कोई किसी की नहीं सुनता। दूध वाला रोज रोज दूध में पानी मिलाता है तो क्या आप उसकी शिकायत अफसरों से करते फिरेंगे या फिर दूध ही पीना छोड़ देंगे? लोग सिगरेट, बीड़ी नहीं पीते क्या? तंबाकू नहीं खाते क्या? यह क्या बुरा काम नहीं है? फिर भी सरकार पैसों के लालच में इसको बंद नहीं कर पाती है। यह क्या सामाजिक बुराई नहीं है? आप किस किस को देखेंगे और समझाएंगे? उस दिन भी मनुष्य की सोच पर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ था। आशुतोष ऐसा सोचता है, उसकी ऐसी विकृत मानसिकता है, जानकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई थी। वो उन्हें एक हारा हुआ आदमी लगा था, जिसने सामाजिक बुराइयों से समझौता कर लिया हो या उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया हो। आशुतोष उन्हें खामोश देखकर फिर बोला, दूध वाले को अगर आप पानी मिलाने से मना करेंगे तो वह आपको दूध देना ही बंद कर देगा। वह आपका बहिष्कार कर देगा। इस देश में सुधार की कोई भी उम्मीद नहीं है, बाबूजी। उम्मीद की हर किरण धुंधली पड़ गई है। आपको मालूम है कि हर दूध वाले का एक्साइज इंस्पेक्टर से पैसा बंधा होता है। अगर वह दूध में पानी न भी मिलाए तब भी उसे पैसा देना पड़ेगा। नहीं तो एक्साइज इंस्पेक्टर उसके दूध में कोई न कोई कमी बताकर उसे सजा दिलवा देगा। ईमानदार आदमी का तो अब इस दुनिया में रहना ही मुश्किल है, बाबूजी। खाने में नमक बराबर ही सही, पर इस दुनिया में बेईमानी तो हर एक ईमानदार आदमी को भी करनी पड़ती है। नहीं तो उसका इस समाज में गुजर बसर नहीं है। प्रभुदयाल सर ने पूछा, क्या सचमुच ऐसा ही है? क्या सब लोग ही ऐसे हैं, आशुतोष? उजाले की कोई क्षीण सी उम्मीद भी नहीं है। सब तरफ घोर अंधकार ही छाया हुआ है। और क्या, बाबूजी? आज तो सारी दुनिया, सारा व्यापार, सारा कामधंधा ही सेटिंग से ही चलता है, ईमानदारी से नहीं।
उस दिन आशुतोष की बातें सुनकर प्रभुदयाल सर घोर आश्चर्य में पड़ गए थे। बोले, नहीं, अब भी ईमानदार लोग हैं, आशुतोष। क्या आज भी बहुत से लोग ऐसे नहीं हैं जो दूसरों के हित के लिए सोचते हैं? क्या मदर टेरेसा ने बीमारों की सेवा के लिए अपनी सारी जिंदगी समर्पित नहीं कर दी? क्या बाबा आमटे ने कोढ़ से पीड़ित रोगियों के लिए अपना जीवन नहीं लगा दिया? लोग रुपया रुपया चिल्लाते हैं, मदर टेरेसा ने तो अपने नोबेल प्राइज की राशि भी बीमारों की सेवा में ही लगा दी। अपने पास एक पैसा भी नहीं रखा। क्या आज भी लोग दूसरों के लिए धर्मशाला नहीं खुलवाते? दूसरों के लिए कुएं नहीं खुलवाते? उनकी बात सुनकर खूब हंसा था आशुतोष। बाबूजी आप भी। मैं अब आपको इससे अधिक समझा नहीं पाऊंगा। आप जैसे 2-4 ईमानदार लोगों के होने से तो ये दुनिया नहीं बदल सकती है। आज ठीक वही बात शंकर ने अपने ढंग से कही थी। शंकर ने जरा सोचकर कहा, ठीक है सर, अगर आप अपने ही ढंग से ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो अभी केवल एक दिन के उपवास पर ही बैठिए। आमरण अनशन की बात तो एकदम से ठीक नहीं है। एक दिन के उपवास का यदि सार्थक प्रभाव रोशनपुर के लोगों पर पड़ता है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे क्या कारण है, सोचेंगे। ये बात सर को भी ठीक लगी। हाँ, ठीक है, एकदम से इतना बड़ा हंगामा करने की भी क्या जरूरत है? व्यवस्था परिवर्तन होने में भी समय लगता है। भारतवर्ष को भी अंग्रेजों की दास्ता से स्वतंत्र करवाने में 3 पीढ़ियां खप गई थीं। प्रभुदयाल सर बोले, हाँ ठीक है, तो फिर यही तय रहा, शंकर। कोई एक दिन तय करके भूख हड़ताल पर बैठेंगे। यह एक दिन का सांकेतिक उपवास होगा। इस अहिंसक विरोध में बहुत ताकत है, शंकर। निविड़ अंधकार के बाद ही तो प्रकाश की किरणें प्रस्फुट होती हैं। कुहासा सूरज को हमेशा नहीं ढक सकता है। इतना निराश भी मत हो। आखिर एक दिन सब अच्छा होगा, यही आशा लेकर तो हम लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। उस दिन शंकर अपने अखाड़े के लड़कों की बात सुनकर एकदम से बिगड़ उठा था। प्रभुनारायण सर के साथ कोई भी बदतमीजी से पेश आए यह उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। उसके अखाड़े के लड़कों ने ही आकर उसे खबर दी थी कि बस कंडक्टर ने प्रभुदयाल सर को गालियां दी और उन्हें बस से नीचे उतर देने की भी धमकी दी थी। शंकर बोला, सचमुच? दीपू, क्या तुम भी उसी बस में सवार थे? दीपू बोला, हाँ दादा, मैं भी उसी बस में था। कनकपुर जाने के लिए बस में सवार हुआ था। मेरे साथ हितेश और सौरभ भी थे। तो फिर हुआ क्या था? मुझे सारी बातें ठीक से बताओ, शंकर ने पूछा। बात ये थी, दादा, कि हम लोग कल दोपहर 2:40 पर शहर जाने वाली बस में सवार हुए थे। मेरे साथ ही प्रभुदयाल सर और उनके मित्र वीरपाल जी भी उसी बस पर सवार हुए। वह भी स्वतंत्रता सेनानी हैं। दीपू बोला, फिर जब ड्राइवर ने उनसे टिकट बनवा लेने के लिए कहा तो दोनों ने अपने परिचय पत्र उसकी तरफ बढ़ा दिए। हाँ ठीक, तो ये परिचय पत्र तो सरकार ने देश के प्रति की गई उनकी सेवाओं और कुर्बानियों के लिए उन्हें निःशुल्क यात्रा के लिए दिया है। इसमें उन्होंने क्या गलत किया? शंकर बोला, हाँ दादा, इसमें उनका कोई कसूर नहीं था, पर ड्राइवर उन्हें गालियां देने लगा। अच्छा, क्या कहा उसने? वह बोला कि स्वतंत्रता सेनानी हो तो मैं क्या करूं? टिकट तो तुमको लेना ही पड़ेगा, वरना बस से नीचे उतार जाओ। गाड़ी क्या तुम्हारे बाप की है? फिर तुम लोगों ने इतराज नहीं किया? हमने इतराज किया था दादा, पर वो हम लोगों से भी बहस करने लगा। कहने लगा कि ये बूढ़े क्या तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं, जो तुम लोग इनकी इतनी तरफदारी कर रहे हो? चुपचाप बैठे रहो वरना तुम लोगों को भी बीच रास्ते में ही उतार दूंगा। तब प्रभुदयाल सर ने क्या किया? तब उन दोनों ने विवश होकर अपने टिकट बनवा लिए। कनकपुर पहुंचकर प्रभुदयाल सर ने जब कंडक्टर से प्रतिवाद पुस्तिका मांगी तो कंडक्टर ने उन्हें अपशब्द कहते हुए कहा, कौन सी प्रतिवाद पुस्तिका? चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। तुम लोगों ने उस बस का नंबर नोट किया? कौन से डिपो की बस थी वह? वैसे तो हम लोग उस कंडक्टर को अच्छी तरह से जानते हैं दादा,
वह कुछ अकड़ू टाइप का इंसान है। अक्सर सवारियों से बदतमीजी से बात करता है। बस का नंबर भी हमने नोट कर लिया है। कंडक्टर का नाम नवीन है, दादा। वाह, तो तुम लोगों ने कंडक्टर का नाम भी पता कर लिया है, वेरी गुड। शंकर ने उनकी तारीफ की। जी दादा। अपनी प्रशंसा सुनकर लड़के खुश हो गए। ठीक है, कल देखते हैं कि साले को कितनी गर्मी चढ़ी है। साले की सारी अकड़ न निकाल दी तो मेरा नाम भी शंकर नहीं है। इस रूट पर चलना ही भूल जाएगा हरामजादा। तो कल ठीक दोपहर 2:30 पर बस अड्डे पहुंच जाना तुम लोग। दादा कुछ अधिक बवाल तो नहीं उठ खड़ा होगा। लड़के डर रहे थे। अरे तुम लोग क्यों घबरा रहे हो? तुम लोग तो बस तमाशा देखना। ऐसे डरोगे तो बस हो गया बंटाधार। चेयरमैनी का चुनाव क्या हम लोग ऐसे ही जीत लेंगे? जरा दबंगी से रहना सीखो। शकर ने उन्हें डांटा। सब लड़के शर्मिंदा हो उठे। दादा ठीक ही तो कह रहे हैं। ऐसे डर डर कर क्या नेतागिरी होती है। सब जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा। लड़कों को तैयार देखकर शंकर उन्हें अपना प्लान समझाने लगा।